एक ऐसी मूवी जिसके अंदर 127 कट लगे, 3 बार उसका नाम बदला गया, फिर वो जब ओटीटी पर रिलीज होती है तो मात्र 48 घंटे के बाद उसको वहां से हटा दिया जाता है, सरकार उसे हटा देती है। राइट, एंड आई गेस आई थिंक ऑडियंस ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि हम सतलुज मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोवर्शियल चल रही है। एंड हमने गाइस ये सोचा है कि हम इस वीडियो को मोर ऑफ अ Q&A वीडियो रखेंगे, क्योंकि इसमें मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ना मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में इतना आइडिया है, ना कंट्रोवर्सी क्यों हुई है उसके बारे में। सो मैं जितेश से क्वेश्चंस पूछूंगी अपने, एंड आई थिंक उससे मेरे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स पे बात जरूर करेंगे कि इस मूवी का एजेंडा क्या है, इसकी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई है, और ये कितना ग्राउंड रियलिटी के पास है। तो सबसे पहले तो यार मैं इस चीज जानने में क्यूरियस हूँ कि इसके डायरेक्टर हैं कौन से। एक्चुअली में जो इसके डायरेक्टर हैं वो है रोनी स्क्रूवाला, लेकिन जो इसके बैकग्राउंड में है, जिन्होंने इस मूवी की पूरी रिसर्च की, उनका नाम उनको शायद आप जानते हो, हनी तेहरान। ओके, आई थिंक जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये उड़ता पंजाब और हैदर मूवी के भी यही रहे हैं डायरेक्टर। तलवार आई मूवी थिंक है। बट एक्सपेक्टेड ही था ये तो उनसे। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि इसमें 127 कट्स के आसपास की डिमांड की गई है इतने कट्स लगवाने के लिए, तो ऐसा क्या मतलब इस चीज में ऐसी क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या रीजन था? एक्चुअली होती क्या है, 2022 के अंदर ये मूवी स्टार्ट होती है बननी, दिलजीत दोसांझ है इसके अंदर एक्टर। 2023 में मूवी पूरी हो जाती है और ये जाती है सेंसर बोर्ड के पास। ठीक है भाई, जो कि सर्टिफिकेट देते होते हैं, सेंसर बोर्ड बोलता है कि रिलीज तो कर लो, बट हम 127 कट लगाएंगे और फिर रिलीज कर देना। तो क्या थी इनकी मतलब 127 कट में इनकी क्या क्या मतलब ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी इनसे? इनकी क्या थी, कुछ तो ऐसे की का नाम बदलो, एक तो ओके, मूवी का नाम पंजाब चेंज कर 95 दो। का नाम चेंज कर दो। तो क्या नाम रखा था इन्होंने स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले मूवी का नाम रखा गल्लू गारा। गल्लू घारा एक्चुअली क्या है, ये टर्म क्या है, पंजाब में जब जिस टाइम 80 से 90 के बीच जो दौर चल रहा था, उसको गल्लूगारा बोलते हैं। ये वर्ड बहुत पुराना, गुरु गोविंद सिंह के टाइम के आता है। ओके, जब भी कोई आप पे अत्याचार होता था कुछ ऐसा, तो उसको ये वर्ड दिया जाता था, गल्लूगारा हो गया है। ओके, सो गल्लूगारा देन देन पंजाब 95 95 एंड नाउ सतलुज। हाँ, ना उन्होंने अब जब बाद में रिलीज की तो सतलुज से रिलीज की, बोला इनका नाम बदलो। साथ में इसमें एक मेन कैरेक्टर है जसवंत सिंह खालड़ा, उनका सरनेम हटा दो। तो आई थिंक दिलजीत दोसांझ इन्हीं का ही रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में बोला पंजाब पुलिस का नाम हटाओ, इसमें कोई जिले बताए गए हों उनका भी नाम हटा दो, डायलॉग काट दो, गुरबाणी की आवाज कहीं आ रही थी, गुरबाणी भी हटा दो, और घटनाओं को भी बदल लो। तो ये तो वही बात होगी कि भाई मैं अब गांधी जी पे कोई मूवी बनाऊं और मैं कहूं कि गांधी जी का नाम हटा के रामू काका डाल दो, उनकी जगह बदल दो, ये क्या मतलब है? मतलब अगर रियलिटी के क्लोज मूवी है और उसमें फैक्ट्स ही सही नहीं बताए जाएंगे तो ऑडियंस को पता कहाँ से चलेगा यार? इसीलिए यही बात सोच के ये जाते हैं बॉम्बे कोर्ट के पास 2023 के अंदर कि भाई मैं ओटीटी उनकी शर्तें नहीं मान रहा सेंसर बोर्ड की, और मैं ये पूरी मूवी रिलीज करना चाहता हूँ। ये कोर्ट केस करते हैं, ठीक है। वो कोर्ट केस इनका लगातार चलते हैं 3 साल तक, बट बात नहीं बन रही। इसी बीच ये क्या करते हैं, 3 जुलाई को ओटीटी G5 के ऊपर सतलुज नाम से मूवी का दोबारा नाम चेंज करते हैं सतलुज, और इसको रिलीज कर देते हैं G5। दैट्स ग्रेट। आई थिंक इसमें फिर Z5 का बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी इतने आईटी रूल्स लग रहे हैं या इतनी डिमांड्स आ रही हैं कि इसको इतना चेंज करना चाहिए, तो Z5 का ये कमेंडेबल आई थिंक चीज है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया उनको स्ट्रीम करने के लिए, जबकि मूवी को थिएटिकल रिलीज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये भी देखो आप, 48 घंटों के बाद वहां से हटा भी दी जाती है। तो क्या रीजन था, मतलब मेन बैन की क्या वजह थी ऐसी कि क्या प्रॉब्लमेटिक लग रहा था? देखो सरकार को क्या होता है, जो सरकार को जो मूवी अच्छी नहीं लगती, उनके पास एक फेवरेट वर्ड है, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मामला बोल के क्या करते हैं इस मूवी को, या सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं हमारे। हाँ हाँ, तो ये बोल के इन्होंने इस मूवी को वहां से उड़ा दिए। ओके, तो जैसे आपने ये बताया कि जिसका रोल दिलजीत दोसांझ प्ले कर रहा है जसवंत सर का, तो इनका क्या बैकग्राउंड रहा है? मतलब मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी इनके बारे में ना पढ़ा बुक्स में, ना कहीं और किसी मूवी में इनका जिक्र ज्यादा सुना है। तो क्या है ये? एक्चुअली क्या है, इस मूवी जो मेन चक्कर है वो 3 कैरेक्टर हैं। एक दिलजीत का हो गया, साथ में एक आते हैं इसमें केपी गिल जो उस टाइम के डीएसपी रहे हैं, साथ में बेअंत सिंह जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर है। मेन इसका चलता है, 3 कैरेक्टर्स के अराउंड मूवी प्ले हो रही है। और जो आपने पूछा जसवंत सिंह खालड़ा, एक्चुअली कुछ नहीं है, नॉर्मल जट सिख फैमिली में पैदा हुए थे। 2 नवंबर 1952 पंजाब के अंदर अमृतसर।
ओके नॉर्मल जेट सिख फैमिली थी, अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद इनको एक बैंक में नौकरी मिल गई। ये अपने आराम से बैंक में नौकरी कर रहे थे। ओके तो आपकी इंट्रोडक्शन से तो मुझे यही समझ आ रहा है कि एक ऑर्डिनरी मैन था, तो ऐसा क्या हुआ कि इनके ऊपर मूवी बन गई और मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल बन गई? वो हुआ क्या आपको पता है, क्योंकि आपको याद तो नहीं होगा क्योंकि हम पैदा नहीं हुए थे। 80 और 90s के दौरान राइट पंजाब का हाल यस कि पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, हम्म उससे पहले थोड़ा बढ़ रहा था पंजाब में, माहौल खराब हो रहा था। राइट राइट ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, इंदिरा जी की हत्या होती है उसके बाद, और उसके बाद सिख दंगे होते हैं जिसमें राइट सिखों को मारा जाता है। तो ये पूरा माहौल बहुत खराब था उस टाइम। ओके सो ये उसी को आई थिंक पॉलिटिकली और इन्वायरमेंट उस टाइम का क्या था उसको टच कर रही है, उस सेंसिटिव टॉपिक को। बिल्कुल बिल्कुल उसी को टच कर रही है। साथ में जब ये खालड़ा साहब इस सारे सीन को देखते हैं, वहां उस टाइम एक इम्पोर्टेंट बात क्या हो रही थी, ये अमृतसर, तरन तारण, पट्टी, इनके आसपास से बहुत सारे नौजवान युवा गायब हो जा रहे थे। एबडक्शन हो रही थी। पता नहीं वहां पर किडनैपिंग, ना कोई अब उनको पुलिस दिखा रही है कि हमने पकड़े, वो सीधे गायब हो रहे थे। ओके ठीक है। साथ में कुछ खबरें उस टाइम ये भी उड़ रही थी कि अज्ञात लाशें हैं जो जलाई जा रही है, अनआइडेंटिफाइड नेम बोल के बंदों को जलाया जा रहा है। ओके तो खालड़ा तो ये एक जेंडर ही था कि सिर्फ मेन का ही था कि ज्यादा वुमेन भी? जो ज्यादा इसमें आया वो मैन के आए हैं। अच्छा वो भी क्या, नौजवान, जो लगभग youth? हाँ 20 से 25 साल की जो उम्र थी हम्म उनका आया है कि अनआइडेंटिफाइड मैन, उनको जला दिया जाता था, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। ओके ठीक है। तो इस टाइम क्या होती है, जसवंत सिंह खालड़ा के पास एक औरत जाती है केस लेके कि उसका लड़का ऐसे से गायब है, और इसी टाइम जसवंत सिंह खालड़ा शिरोमणि जो अकाली दल है उसके ह्यूमन राइट का जो विंग है उससे उसे ओके ज्वाइन ओके करते ओके हैं। उनके एक्टिविस्ट्स होंगे कुछ। उनको उनका एक्टिविज्म स्टार्ट होता है। ओके उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक रिसर्च स्टार्ट करते हैं कि मैं देखता हूँ जाके ये क्या सच्चाई क्या है। ग्राउंड रियलिटी क्या हाँ, है इस तो चीज की चेक उस ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए वो अमृतसर, हम्म तरन तारण, पट्टी, यहाँ के शमशान घाटों में जाते हैं ओके और वहां के रिकॉर्ड खंगालते हैं कि भाई जो ये बातें उड़ रही है क्या सच्चाई है इसमें, जो लाशें जल रही हैं। तो इस तरह से ये इनकी एंट्री होती है किसके अंदर, इन एक्टिविज्म में। ये केस मेन होता है कि जो लाशें अनआइडेंटिफाइड बंदे गायब हो रहे हैं, लाशें जलाई जा रही है, उनको जांचने के लिए आते हैं एक्टिविज्म की तरफ और अकाली दल ज्वाइन करते हैं। तो फिर क्या रहा जब उन्होंने ये अंडरटेक किया कि मैं इसकी रिसर्च करता हूँ, तो उनकी रिसर्च में क्या ऐसी फाइंडिंग्स मिली? एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसे पहले तो उन पे कोई सरकार खास ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक है फिर ये काम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है इनकी एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 जनवरी 1995 को चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर जो खुलासे करते हैं ना, ये बताते हैं कि अमृतसर के अंदर इन्होंने 2000, तरन तारण के अंदर 700, पट्टी के अंदर 400 से 500 ऐसे बंदे देखे या ऐसी लाशें इनको पता चली है जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिल रही हैं हाँ उनको जला दिया गया है, अनआइडेंटिफाइड मार करके जला दिया गया है उनको। ओके इन्होंने ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये तो फिर हजारों आदमी। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी एंड आई एम श्योर कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं, रिसर्च रखी जा रही है, तो गवर्नमेंट तो चुप नहीं बैठी होगी। गवर्नमेंट का क्या टेक था? अब क्या गवर्नमेंट क्या उस टाइम होते हैं केपी गिल, जो कि हाँ डीजीपी आपने है, पहले भी नाम लिया डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के डीजीपी होते हैं केपी गिल। ये क्या करते हैं, नेक्स्ट डे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ओके और इनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इनका आर्ग्यूमेंट होता है कि ये बंदे इतने गायब क्यों हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बंदे क्या अपना नकली नाम या नकली आइडेंटिटी बनाकर और विदेश जा रहे हैं। ओके इनका ये कहना था ये जितने भी गायब हुए हैं ना, ये मरे मुरे नहीं है, ये क्या है, ये विदेश चले गए हैं, इन्होंने अलग पासपोर्ट बनाया, अलग कुछ फर्जी पासपोर्ट बनाया, क्योंकि कुछ केसेस थे, ज्यादा नहीं होता, कुछ केसेस आए भी थे उस टाइम फर्जी पासपोर्ट के जो आज भी आते हैं। तो ये बता रहे हैं कि उनकी वजह से जितने बंदे बताए गए ना बाहर चले गए हैं। और तो उन्होंने अपना वो नैरेटिव सेट कर दिया और इधर से इनकी रिसर्च में डिफरेंट चीजें थी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ चला। उसके बाद क्या है, सरकार कोई खास ध्यान नहीं देती है, सब ठंडा हो जाता है। अब जो फिल्म में भी जो बताया जाता है और जो खालड़ा साहब की जिंदगी में भी 360 डिग्री का टर्न आता है उनकी लाइफ। तो ये क्या टर्न था मतलब? एक्चुअली होता क्या है, 6 सितंबर 1995 को कुछ लोग इनके घर जाते हैं, जिस टाइम ये अपने घर के बाहर सफाई कर रहे थे, और इनको उठा ले जाते हैं। कोई पता नहीं, गायब हो जाते हैं। इनके परिवार वाले जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, यहाँ वहाँ कुछ नहीं पता, गायब है। फिर इनकी जो घर वाले हो जाते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट से पूछते हैं कि भाई बताओ कहाँ, कोर्ट देखती है कि हाँ केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी केस है, राइट, क्योंकि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे बंदे का अचानक गायब हो जाना हजम नहीं होती है बात, नहीं होगी हजम। तो फिर क्या कोर्ट क्या करती है, एक सीबीआई इंक्वायरी दे देती है
ओके। सीबीआई को बोलते कि आप देखो, चेक करो कि क्या रहा। सीबीआई जो फाइंडिंग्स करती है, 22 जुलाई 1996 को सीबीआई अपनी एक फाइंडिंग देती है कोर्ट के अंदर। और वो जो फाइंडिंग है वो बहुत भयंकर है। वो मैं कुछ नहीं बता रहा, वो फैक्ट है प्योर। ओके। वो फैक्ट में पहले तो एक बात कबूल करती है, जो कि एलिगेशन खालड़ा जी ने लगाए थे उनको पूरा तरह नहीं मानती, बट वो ये बोलती है कि 984 ऐसी अनआइडेंटिफाइड लाशें जलाई गई तरन तारण के अंदर। ओके, तो ठीक ये है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का रिफाइंड, फाइंडिंग्स में हाँ, निकल कि कर आता वो है। सपोर्ट कर रही है, हाँ इसके आंकड़े थोड़े से कम है, ठीक है, आंकड़ों में फर्क हो सकता है, बट बट वो इस हाँ, वो बात उस को चीज को सपोर्ट क्लेम कर रही करती है। है। ठीक और है। पूरे पंजाब में लगभग 2098 ऐसे मामले आए हैं, सीबीआई बताती है कोर्ट को कि ऐसा जला दिया गया अनआइडेंटिफाइड। और जबकि असली में वो ये भी बताती है कि वो अनआइडेंटिफाइड नहीं, उनके कुछ ऐसे सबूत मिले थे उन लाशों के, जिन उन लाशों की शिनाख्त हो हो सकती सकती थी थी। और उनके परिवार के पास जाया जा सकता था, ये आपका बंदा है, ये मर गया और इसको ओके। हमने ऐसे ऐसे इसका क्रिमेशन कर दिया है। लेकिन सरकार ने या पुलिस ने, तो सरकार मतलब तो वो नहीं, बॉडीज दी ही नहीं गई फैमिली को, इसलिए कुछ कोई पता ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उस तभी तो चीज बोल को। रहे कि गायब हो गए, ओके। गायब कर दिए गए। टेरिफिक है ये तो यार। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये इंक्वायरी किसके लिए थी, खालड़ा जी के लिए थी। पुलिस बताती है कि मैंने जो आपको अभी बताया, खालड़ा जी कुछ आदमी उठा ले जाते हैं, तो वो सीबीआई बताती है कि वो आदमी नहीं उठा के ले गए थे, वो पुलिस खुद खालड़ा जी को उठा के लेके गई थी। ओके, तो असली में ये सारा सरकार खुद इस चीज को अब छुपाना चाहती थी कि ये अब मुद्दा अब लाइमलाइट में ना आए। हाँ, मुझे सरकार के डायरेक्ट तो मैं किसी मंत्री मंत्री का नाम नहीं ले सकता इसके अंदर, एज अ होल, मतलब उस टाइम एज ए की जो होल भी सिस्टम मैं, जो दिख रहा है ना हाँ, आपको, सिस्टम यहाँ अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कर रहा था। पूरी वो पूरी क्या कोशिश करते कर रहा हैं, था। तो सीबीआई बताती है कि खालड़ा जी को उठा ले जाते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, एक कुलदीप सिंह कांस्टेबल होते हैं, वो सरकारी गवाह बनते हैं। वो ओके। सीबीआई को सारे सबूत देते हैं। वो क्या बताते हैं कि 6 बंदे गए थे, जिनके मैं आपको आगे नाम बताऊंगा, जिसमें एक एसएचओ भी है, ओके। एसएसपी है, डीएसपी है। वो लोग जाते हैं हथियारबंद और खालड़ा को अपने घर से उठाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, फिर बोलते हैं उनकी लाश के टुकड़े कर कर उसको नहर में फेंक दिया जाता है। ओके, आई थिंक वो जो विजुअल्स मैंने इस मूवी के या दिलजीत के स्पेशली देखे हैं, वो बहुत मुझे ड्रेडफुल लगे और बहुत ही इंटेंस थे। वो शायद इसी सीन को डिपिक्ट करने वाले थे, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ही हॉरिफाइंग अब चीज है कि आप अगर इसमें एक आयरनी देखो, जो बंदा, जो बंदे गायब हो चुके हैं उनके बारे में बता रहा था, उसको खुद को खुद गायब को कर दिया। गायब कर दिया यार, उसको मार ही दिया। हाँ, अब जो सीबीआई ने बताया, इवन जो कांस्टेबल है उसने जो अपनी दी, तो उसने यही बताया। और अब इसके अंदर जो कोर्ट है, कोर्ट गुनाह कबूल करती है कि ये बंदे हैं, अब उनको सजा देती है कोर्ट। पहले जो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट होती है, वो सजा देती है। अब इसके अंदर मैं आपको नाम बताता हूँ। सुरेंद्र पाल सिंह एसएचओ थे, अशोक कुमार डीएसपी थे, जसपाल सिंह कांस्टेबल, प्रीतपाल सिंह हेड कांस्टेबल, निर्मल सिंह कांस्टेबल, और सबसे बड़ा अजीत सिंह संधू एसएसपी थे। ये बंदा, क्योंकि इनको सजा मिलती है 10 साल बाद नीचे लोअर कोर्ट में, बट अजीत सिंह संधू सुसाइड कर लेते हैं जब जेल में होते हैं उसी टाइम। अच्छा। और इसके अंदर जो एक अशोक कुमार डीएसपी है, इनकी भी मौत हो जाती है जेल में रहते हुए। ठीक है, तो ये तो वैसे ही, मतलब इनको कोई सजा एक तरह से सजा हुई नहीं ही मिल पाएगी। इनमें से जो लोअर कोर्ट है, 7 में से 5 बंदों को क्या देती है, 7 साल की सजा, और 2 को उम्र कैद। फिर ये इनका परिवार हाई कोर्ट में लेके जाता है। हाई कोर्ट में इन सारों को क्या दी जाती है, उम्र कैद दे दी जाती है बदल के। अभी शायद ये सुप्रीम कोर्ट भी गए होंगे, फाइनली क्योंकि ये फाइनली। लोग शायद फांसी चाहते होंगे इसके अंदर। राइट, हाँ। हाँ, तो ये ऐसा कुछ जो मैंने बताया, एक कालड़ा साहब थे, ये इनकी जिंदगी थी, इनकी पूरी जिंदगी, जो मोटे मोटे फैक्ट बताए हैं। और कुछ भी हो सकता है, और मूवी में भी शायद यही सब कुछ दिखाया गया है, इसके आसपास दिखाया गया है। कई बार क्या होता है कि आप एक तरफ अगर आपको स्टोरी दिखानी है तो थोड़ा ज्यादा इमोशनल को इस तरह दिखा सकते हो, ये ऊंच नीच हो सकती है, बट मुझे लगता है कि फैक्ट के साथ कुछ ज्यादा छेड़खानी की गई थी मूवी के अंदर। राइट, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तभी तो इनके सामने ये पर्सपेक्टिव आया कि ये नाम बदलो, जगह बदलो, क्योंकि वो फैक्ट वाली चीजें थी जिसको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से छुपाना चाहती थी। पर मैं एक और चीज देख रही हूँ यार, कि जैसे जैसे आजकल मूवीज आ रही है ना, ये बैन कल्चर, ये कंट्रोवर्सीज ये क्रिएट हो रही हैं, और ये सिर्फ उन्हीं मूवीज के सेंट्रिक हो रही हैं जिसमें गवर्नमेंट का पक्ष नहीं दिखाया गया, उनका फेवरिज्म नहीं दिखाया गया कि तो गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत अच्छी की। जबकि जब दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहां ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट की कुछ कमियां भी रहती हैं जब वो इतनी गवर्नेंस करती है, तो उन चीजों को ऑडियंस के सामने क्यों नहीं लाया जाता? वो सच्चाई भी तो ऑडियंस को पता होनी चाहिए ना। तो अभी मैं इसी में, देखो आपने मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे, तो अब इसमें मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। सिंपल से क्वेश्चन है कि ठीक है आपने मूवी नहीं देखी, बट ये बेसिक चीज आप मूवीज तो देखते हो ना। राइट। तो मुझे ये बताओ, हम एक डेमोक्रेसी है, मैं मान सकता हूँ कोई गलत दिखाए कोई ठीक बताए, प्रोपेगेंडा हो, तो उसमें 127 कट जो लगाए पहले, तो वो क्या सही थे?
वो क्या डेमोक्रेसी के अंदर लगाना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, जब एक मूवी बनती है तो वो एक आई थिंक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। उसमें डायरेक्टर का, पीछे कैमरामैन का, हर एक का, मेकअप आर्टिस्ट का, कोरियोग्राफर का, जो एक्टिंग कर रहा है एक्टर्स का, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सिर्फ इस बात से कि उसका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, उसका एजेंडा सेंसिटिव है, उस चीज को लेकर हम इतने लोगों की मेहनत पे पानी तो नहीं फेर सकते। वो तो कहीं जस्टिफाइबल नहीं है। और हमारी डेमोक्रेसी हर किसी को अपना पक्ष रखने का एक मौका देती है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो उसी तरीके से इस मूवी का या इस स्टोरी का जो भी है, एक पर्सपेक्टिव था जिसको ऑडियंस के सामने आई थिंक लाना चाहिए था, और अनफिल्टर्ड और रॉ लाना चाहिए था, और फिर ऑडियंस को डिसाइड करने देते कि इसमें कितना प्रोपेगेंडा है और कितनी सच्चाई है। और अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मान लो कल को मैं फिल्म डायरेक्टर बन जाऊं, ठीक है, और मैं एक मूवी लेके आऊं जिसमें मैं ये दिखाऊं कि उस टाइम जो पुलिस ने किया था, जो पुलिस का खुद का है कि यहाँ टेररिज्म जिसको ये बोलते हैं, अतवाद बोलते हैं, कि वो बढ़ रहा तो हमने ऐसे कदम उठाए, उस तरह की कोई मूवी लेके आऊं जिसमें मैं केपी गिल, बयान सिंह और इनको हीरो साबित करूं। तो क्या ये सरकार या ये जो सेंसर बोर्ड है उस पर 127 कट और उसको बैन करने की कोई ऐसी काम करेगा? डेफिनेटली नहीं। आई थिंक ऐसा हो भी चुका है, क्योंकि पहले मूवीज आ चुकी हैं। धुरंधर अभी रिसेंट रिलीज रहा है, कश्मीर फाइल्स हो चुकी, ठीक है, उसके बाद केरला स्टोरी मुझे रिमाइंड में आ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरह की मूवीज थी। तो ये सब भी तो यही सब दिखा रही थी। तब तो तुमने उसमें कहीं नहीं ऐसा कुछ सामने रखा कि इतने कट्स, इतने नाम चेंज होने चाहिए, 2 से 3 साल मूवी को रिलीज होने में लग गए। तो मैं वही चीज कह रही हूँ कि जहां गवर्नमेंट को दिखता है कि हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट ना दिखाते हुए कुछ नेगेटिव दर्शकों को दिख रहा है, तो वहां वो उस चीज को बैन और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। मेरे ख्याल में आज की वीडियो इसके लिए काफी है। तो मैं आप यस। दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ, जो 2 क्वेश्चन मैंने स्वाति से पूछे कि 127 कट उस तरह की मूवीज पे अगर मैं दूसरी मूवी बनाऊं प्रोपेगेंडा उस पे नहीं लगे, तो आपके इस पर क्या विचार है? जरूर बताइए। पूरी वीडियो जो हमने अभी तक जो बातचीत की, आपको जो मैंने सवाल या जो जवाब दिए, कोई फैक्ट थे उसमें आपको गलती लगी हो या ठीक लगा हो, तो इसके बारे में हमारी वीडियो में जरूर बताइए। यस गाइज, एंड वन मोर थिंग, पिछली वीडियो पे जो हमने सॉन्ग रिव्यू वीडियो की थी, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत न्यू सब्सक्राइबर्स आए। सो थैंक यू टू यू ऑल। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस चीज के ऊपर लेके आ सकते हैं, किस चीज का रिव्यू करें। आप हमें उसके भी सजेशंस दे सकते हैं, जैसे हमें लास्ट वीडियो में भी कई सजेशंस मिले हैं, बनाएंगे तो हम वीडियोस उस पे पर। भी वर्क करेंगे। नया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, बट प्लीज हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। कीजिए। थैंक थैंक यू। यू।